हम समझेंगे मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017। इंग्लिश में कहा जाता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और हिंदी में कहा जाता है मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017। अमेंडमेंट संशोधन किया गया 8 जनवरी 2018 को किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इस मतलब अधिनियम का पर्पस क्या था कि हर एक पर्सन के लिए मतलब अगर हम देखें तो कुछ तरीके से मानसिक स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अभी की बात करें, पहले ऐसा सोचते थे कि मानसिक बीमारी नॉर्मल होती, बट नहीं, अब हम देख रहे हैं कि 2000 के बाद से इस पर मतलब लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। आप कितने भी कोशिश कर लो, मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर कानून भी ज़रूरी है। अब मानसिक बीमारी के अंतर्गत व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देख रेख या देखभाल या सेवा या मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो सेवा करते हैं और जिनके ऊपर यह मतलब प्रक्रिया चल रही है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना, इस पर बढ़ावा देना कि उनके अधिकार भी हैं, उन्हें किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किस तरीके। अब समझ लो कि कोई क्राइम हुआ है। अब क्राइम में मानसिक जो प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें कुछ मतलब ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, तो उसके अंतर्गत भी आएगा। अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके अंतर्गत भी आएगा। तो अलग अलग चीज़ें जो मानसिक बीमारी के से ग्रसित व्यक्तियों को उनके जो स्वास्थ्य की देखभाल एवं सेवाओं के लिए यह होता है, यही पर्पस है इस एक्ट का। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखें तो कब से यह लागू करने, देखो मैं बता रही हूँ ना आपको कि हम 2000 के अंतर्गत यह समझ रहे, बट इससे पहले प्रक्रिया की गई थी, तभी यह 2000 में मतलब इस पर विचार ज़्यादा किया गया कि लाया जाएगा। तो 1987 को यह लाने के लिए सबसे पहले जब देखा जाए तो इस पर विचार किया गया और यह अस्तित्व में आया था 2017 को। यह UNCRPD से हस्ताक्षर किया गया था और इस पर मतलब यह कानून के अंतर्गत, यह प्रक्रिया के अंतर्गत यह कानून लाया गया था। 2013 में MSCR द्वारा स्वास्थ्य एवं परिणाम कल्याण मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत यह राज्यसभा में पेश किया गया इसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब 2017 फाइनल जो हम लोग अभी करंट में पढ़ने वाले हैं, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अंतर्गत इसे अप्रूवल कंप्लीटली दे दिया गया और यह अब पूरी तरीके से लागू हो गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अगर हम नाम की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017। अब बेयर एक्ट भी देख लेते हैं हम। अगर हम कानून पढ़ रहे हैं और बेयर एक्ट ना देखें तो किस तरीके से लीगल आपकी पढ़ाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो अगर आप बेयर एक्ट की बात करें तो ऑफिशियल बेयर एक्ट जो 52 पेजेस का है, 52 पेजेस का है। और हम अभी इंडेक्स पेज देख रहे हैं, देखो इसके अंतर्गत यह 42 पेजेस का है और यह मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और यह चैप्टर है, चैप्टर इंडेक्स पेज है, ये आपका पूरा इंडेक्स पेज है। अब जो चैप्टर के अंतर्गत और सेक्शन है हमारा 126 और चैप्टर है हमारा 16। ठीक है, ये फाइनल है। इंडेक्स पेज देख लो और यह बेसिक देख लो। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एक्ट नंबर हमेशा याद रखो। जब भी हम कोई भी बेयर एक्ट याद रखते हैं तो एक्ट नंबर है 10/2017 और जो इन्फोर्स हुआ था 7 अप्रैल 2017 को। यह कंप्लीटली इन्फोर्समेंट आ चुका था और इसे ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि इसके बाद में तुरंत चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है कि आपके शॉर्ट टाइटल होते हैं कि इसे क्या कहा जाएगा, मेंटल हेल्थ के 2017 ये पूरे भारत में लागू होता है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन लाया गया, अगर समझ लो कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो कंप्लीटली
हितों के लिए लाया जाता है। बट कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कुछ मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा वह कहाँ लागू होगा कि नहीं, किस तरीके से लागू होगा, ऑफिशियल गैजेट द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसकी जो डेट के अकॉर्डिंग यह लागू हो जाएगा। अगर कोई भी बदलाव या लगता है इसके अंतर्गत तो इस पर भी प्रक्रिया होगी। और सेक्शन नंबर जो 2 है वो डेफिनेशन की बात करता है। अलग अलग डेफिनेशन के अंतर्गत सेंट्रल अथॉरिटी के अंतर्गत आपकी फैमिली कौन माना जाएगा, किसे माना जाएगा, और मजिस्ट्रेट की मीनिंग क्या है, लोकल अथॉरिटी के बारे में, म्यूनसिपालिटी के अथॉरिटी के बारे में। मतलब इस बेयर एक्ट में हम इसे किस तरीके से समझेंगे, इसे किस तरीके से इस वर्ड का डेफिनेशन होगा। चैप्टर नंबर 2 भी हम इसके बाद तुरंत मतलब करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में है आपका 3 और 4 ओनली। अब हम डिटेल में समझने जाएंगे, ठीक है। आप बेयर एक्ट देख चुके हैं, बेयर एक्ट के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस अधिनियम का क्या नाम है आप पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। और डेफिनेशन उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय ऐसे व्यक्तियों की अधिकार की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और पूरा करना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। राज्यसभा से पारित किया गया 8 अगस्त 2016, लोकसभा में पारित किया गया 27 मार्च 2017, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई 7 अप्रैल 2017। यही डेट हम मतलब बेयर एक्ट में देखें ना, आप देखोगे बेयर एक्ट में भी वही डेट है। तो जो प्रेसिडेंट द्वारा असेंट दे दिया जाता है उसके बाद ही यह कंप्लीटली होता है। अब मैं इसे कंप्लीट समझाती हूँ कैसे होता है, ये डेट के अकॉर्डिंग ही मैं समझा रही, ठीक है। एक बिल होता है जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल क्या होता है, ये बेयर एक्ट डायरेक्टली नहीं बन जाता। आपका कोई भी मतलब एक्ट है, ये आपका एक्ट है, एक्ट बनने का भी एक प्रोसेस है। तो एक्ट बनने का प्रोसेस बता रही हूँ मैं, एक्ट बनने का प्रोसेस बता रही हूँ, और डेट को भी इसी तरीके से याद करोगे, ठीक है। अब बिल है, अब हमें लग रहा है कि ना यह एक्ट होना चाहिए, यह एक्ट आना चाहिए, इस एक्ट के अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। तो वह एक रफ मतलब तरीके से, जैसे रफ बनाते हो ना आपका, उस तरीके से आपका ना स्ट्रक्चर फॉर्म में कि कंप्लीट इस बिल को हम ये एक्ट बन चुका है उसे हम पहले बिल कहते हैं। और वो कंप्लीटली फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है पता है, कि यह इंडेक्स कैसे होगा, इसके सेक्शन कितने होंगे इसमें, और इसमें जो भी है, क्योंकि यह जो बिल है, आपका जो बिल है ना, वो जाएगा कि इस पर कोई भी संशोधन करना हो या उसे मतलब यह लाइन है वो उसे हटाना हो तो उस पर भी डिस्कशन होगा। इस पर यह एक्ट और इंक्लूड होना चाहिए तो उस पर भी डिस्कशन, मतलब इस बिल के एक एक वर्ड के बारे में डिस्कशन होगा। यह इल कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को तो वॉलिड नहीं कर रहा है। अगर यह बिल लाया जाएगा तो किसी की हितों की हानि तो नहीं होगी, प्रॉफिट के लिए लाया गया है बट हितों की हानि तो नहीं हो जाएगी। ऐसा सोचकर, ऐसा करके हम कंप्लीटली देखते हैं कि यह एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या मतलब बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले यह बिल होता है, बिल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं बिल होता है। आपका बिल कहाँ जाएगा, आपका बिल कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा वो राज्य सभा में। उसकी डेट क्या थी, 8 अगस्त 2016, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ देखा गया, सबका सभा बैठा और उसमें डिस्कशन हुआ, तो आपका जो डेट के अकॉर्डिंग यह अप्रूवल मिल गया। अब ये जाएगा, हमारा बिल आपका जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में जाएगा। उसका डेट क्या है, 27 मार्च 2017। यहाँ डिस्कशन हुआ, सभा बैठी, सारी चीजें हुई,
फिर यह जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब वह इस बिल को अप्रूवल देते हैं अपने सिग्नेचर से कि ओके, अगर राज्यसभा ने बता दिया, लोकसभा ने बता दिया, तो यह बिल के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि हाँ, यह आपका लागू हो जाएगा। यही हमारा बिल से लेकर एक्ट की पूरी प्रक्रिया। तो समझ आ गया। सबसे पहले बिल बना, बिल हुआ, बिल का बिल है, तो बिल जो राज्यसभा में गया, उसका डेट क्या है? सबसे पहले जो गया 8 अगस्त 2016। उसके बाद वह लोकसभा में गया, उसका डेट है 27 मार्च 2017। उसके बाद जब यह राष्ट्रपति के पास गया तो उसका डेट है 7 अप्रैल 2017। फाइनल। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी तरीके से। जब भी आप किसी भी एक्ट को पढ़ते हो तो ना बिल से लेकर आपका एक्ट में रहोगे ना, तो ये जो इतने सारे डेट के आपके कंफ्यूजन है ना, वो आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको कोर आइडिया पता होगा इस एक्ट को किस तरीके से प्रोसेस किया गया, इस बिल को किस तरीके से प्रोसेस किया गया। अधिनियम की जो तिथि के अंतर्गत हम उसे ही कहेंगे। तो सेम है, आपका सेम है ये, ठीक है। अधिसूचना की तिथि 27 मई 2018, ठीक है, और लागू हुआ 7 जुलाई 2018, ठीक है। और जो किनके द्वारा बनाया गया? भारतीय संसद द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर कितने अपने? 16। सेक्शन कितने अपने? 126, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट करवा दे रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 टाइटल के बारे में बात करते हैं कि टाइटल क्या है। तो मैं जो हम इंग्लिश में बात करते हैं, और इंग्लिश बेयर एक्ट में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 यह पूरे भारत में लागू होगा। डेट हम डिस्कशन कर चुके हैं, 7 जुलाई 2018 में लागू हुआ, ठीक है। और डेफिनेशन की बात तो मैं बता चुकी हूँ। अगर बेसिक किसी भी जगह में इम्पोर्टेंट होगा तो मैं वो डेफिनेशन को उसमें इंक्लूड कर दूंगी। चैप्टर नंबर 2 मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार संबंधी निर्णय लेने की क्षमता। अब देखो, कुछ वर्ड्स है उसे ना समझो, उसके अंतर्गत ही यह टॉपिक होगा। मानसिक बीमारी है और मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल, ठीक है, एंड उपचार के लिए निर्णय लेने की क्षमता। सेक्शन क्या है? सेक्शन 3 और 4। मानसिक बीमारी का निर्धारण जो होता है उसके अकॉर्डिंग कौन निर्धारित करेगा? जो केंद्र सरकार है, और अधिसूचना द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा और अधिसूचना द्वारा। किस आधार पर? राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, चिकित्सा के अंतर्गत, ये स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत, रोग वर्गीकरण या नामनीकरण के अंतर्गत होगा और इसके अनुसार होगा। और यह पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति है और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की मानसिक बीमारी का निर्धारण करने मात्र यह तय नहीं किया जाएगा कि यह नहीं समझा जाएगा कि वह व्यक्ति कंप्लीटली मानसिक है,
जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा ऐसे घोषित ना किया गया। अब समझ लो कि कोई ऐसे कंडीशन है, किसी भी तरीके से कंडीशन लिखा है, ये कंडीशन के अंतर्गत वह इस एक्ट में अप्रूवल मांग रहे, इसके अंतर्गत वो अप्रूवल हो गया, इसके अंतर्गत अप्रूवल हो गया। अब यह वो व्यक्ति है, ठीक है, अब वह व्यक्ति है, आप कंप्लीटली उसे ना नहीं बोल सकते कि आप मेंटली ग्रसित हो। लॉ के फील्ड में ऐसा नॉर्मली उनका उपचार चलेगा, बट कब तक? जब तक कोर्ट उसे कंप्लीटली घोषित ना कर दे, मतलब वो ना बोल दे कि भाई ये जो मतलब बताया जा रहा है ना कि इसके अंतर्गत आप मतलब मेंटल हेल्थ बीमारी के अंतर्गत आ रहे हो, जब तक कोर्ट घोषित ना कर दे तब तक हम अपने बेसिस पर, एक्ट के बेसिस पर या अप्रूवल के बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि यह मानसिक रूप से या मानसिक ग्रसित व्यक्ति है। क्योंकि देखो क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि हर एक पर्सन का एक लाइफस्टाइल है, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा से ग्रसित है। अगर वह एक तो खुद अपने आप में ट्रॉमा मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया समझ लो, और उसे हम डायरेक्टली कहने लग जाए तो वो मेंटल टॉर्चर में कन्वर्ट हो सकता है। कई लोग होते हैं वैसे कि उन्हें मेंटल टॉर्चर देने, तो तब तक जब तक कोर्ट मतलब न्यायालय घोषित ना कर दे तब तक हम उसे अप्रूवल नहीं मानेंगे, ठीक है। बट उनका उपचार करना होगा तो उन्हें न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी। वह अगर सेपरेटली किसी तरीके से अपना उपचार करवा रहे हैं तो वो भी माना जाएगा कि उनका उपचार चल रहा है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। ओके। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार संबंधी निर्णय लेने की क्षमता। कौन निर्णय लेगा, मतलब इस पर डिसीजन कौन लेगा? मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति स्वस्थ, मतलब वो खुद ही डिसीजन लेंगे भाई, उन पर ऐसा नहीं है कि कोई और, हाँ उनकी फैमिली में कोई है तो सपोर्ट करो, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिनसे वह सपोर्ट ले सकते सब, बट जब किसी भी डिसीजन की बात आएगी वो खुद और कोई नहीं चाहिए। क्या निर्णय ले सकता है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार व्यक्ति सहायता हेतु, ठीक है, यही चीज है। और देखो क्या है कि अब के टाइम पर हमें ना, पहले ऐसा लगता था कि ना जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, आपके हाथ में चोट लग गई है, मतलब आप चल रहे हो और आपके हाथ में चोट लग गई तो आप घर जाओगे ना, बोलोगे ना कि मम्मी मुझे चोट लग गई है, तो इसे नॉर्मलाइज माना जाएगा और आपको डॉक्टर पास ले जाया जाएगा। बट अगर आप जाओगे और बोलोगे कि ना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, इसे कुछ लोग हाईलाइट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, मतलब दुनिया से शेयर नहीं करना चाहते, वो अलग बात है, बट कुछ लोग एक्चुअली में इसे सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तक कुछ जगहों पर इसे नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा कि मेंटल हेल्थ इस कंडीशन में उन्हें उपचार की आवश्यकता होती है, उन्हें नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग इज़ माई ओपिनियन। और अगर कुछ आपका ओपिनियन होगा तो मुझे ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और बेसिक यही चीज़ है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो निर्देश के अंतर्गत है, मतलब कुछ जो डिसीजन के अंतर्गत है उसे ही बताया गया है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 5 से लेकर मतलब 5 से लेकर 13 तक है, और सारे जो पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड हम अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो डिसीजन है उसके अंतर्गत हम समझ चुके हैं, और निर्देश है
उसके अंतर्गत प्रत्येक बालिका व्यक्ति को अग्रिम निर्देश का अधिकार होगा। वह तारीख जिनसे व्यक्ति मानसिक बीमारी के लिए देखभाल के और उपचार चाहता है, वह व्यक्ति जो कंप्लीटली या व्यक्तियों के अंतर्गत सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर जो 14 है वो इम्पोर्टेंट है। तो 14 के अंतर्गत हम इस जगह पर 14 के तहत प्रदान किए गए कुछ प्रकार से जो निर्धारित रूप से नियुक्त किया जाएगा, कुछ नियम से उसे बताया जा रहा है। और इसे मतलब निर्देश बनाने का जो तारीख है वो कंप्लीटली डिसाइड होगा। अग्रिम जो तारीख से बताया जाएगा उसे केंद्र द्वारा मतलब लिखा भी जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, वो सेक्शन 91 सब सेक्शन 2 उपधारा और के। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यह प्रत्येक बोर्ड अपने पास पंजीकरण के सभी अग्रिम निर्देश का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो दिया जाता है जब भी आवश्यक होगा उसे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य परेशानियों के अंतर्गत पेशेवर को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अग्रिम जो निर्देश के अंतर्गत संशोधन जो हमारा होगा सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत जारी अग्रिम निर्देशक के जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी समय संशोधन या रद्द किया जा सकता है। अग्रिम निर्देशन को रद्द करने के लिए संशोधन करने या निरंतर जो प्रक्रिया है उसे सेक्शन नंबर 6 के तहत अग्रिम निर्देश बनाने की समान होगा। इसमें ना मैं इसलिए इसको पढ़ते जा रही हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एग्जामिनेशन है तो समझते बच जाओ, इसमें ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं है। अल्पकालीन उपचार पर अग्रिम निर्देश लागू नहीं होगा। अगर अग्रिम जो होगा वो सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत होगा, देने वाले व्यक्तियों को जो आपातकालीन उपचारों पर लागू नहीं होगा, जो सेक्शन नंबर 3 है उसके अंतर्गत। और इसे पालन करने एवं कर्तव्य मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत चिकित्सा के अधीन किसी भी व्यक्ति को उपचार एवं मनोचिकित्सा के अंतर्गत सेक्शन नंबर जो हमारा सेक्शन नंबर 11 के अधीन होगा। वैध अग्रिम और उनके अनुसार मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को उपचार प्राप्त होगा। अग्रिम निर्देशन द्वारा जब भी इसे संशोधन करने की जो शक्ति होगी, जहाँ कोई मानसिक स्वास्थ्य पेश है ऐसे व्यक्ति को रिश्तेदारों एवं देखभाल करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का इलाज कराते समय अग्रिम निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर व्यक्ति को रिश्तेदार या देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में संक्षिप्त या पूर्ण रूप से संशोधन द्वारा रद्द कराने के लिए संबंधित बोर्ड को आदेश दिया जाएगा। इसमें बोर्ड को आदेश दिया जाता है। जो अब इसको मैं ना शॉर्ट तरीके से भी अगर आपको ना समझना है तो मैं इसका एक माइंड मैप फल बनाऊंगी, वो बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में होगा। समथिंग वह वीडियो मैं 10 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, या रीड करते जाओ अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसके अंतर्गत है ये। केंद्र जो निर्धारित रूप से समय समय पर अग्रिम के उपयोगों की समीक्षा करना और संबंधित इसके अंतर्गत होगा। और अगर कोई भी विशेष रूप से जांच होगी उसके अंतर्गत होगा। अगर संशोधन किया जा रहा है तो मानसिक बीमारी ग्रस्त व्यक्ति को आधीन रक्षा करने और एवं
उससे संबंधित अतिरिक्त जो प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत होगा। अगर हम चिकित्सा स्वास्थ्य और परेशानी के अंतर्गत है तो किसी भी चिकित्सा व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य परेशानी और वैद्य अग्रिम निर्देश का पालन करने वाले पर भी यह परिणाम के अंतर्गत होगा। चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 14 से लेकर आपका 17 तक है। मनोनीत प्रतिनिधि की नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति को जो कंप्लीटली देखा जाए तो एक नियमित प्रक्रिया नियुक्ति करने का अधिकार होगा और नामित प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति नाबालिग नहीं होगा, मतलब उसकी एज देखा जाए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई जो इसमें नियुक्त किया जा रहा है उसे अधिनियम के प्रयोजनों मतलब उसकी प्रोसेस के बारे में या उसके वर्गीकृत की मानसिक रूप से जो समझाया जाएगा। नाबालिग का मनोनीत प्रतिनिधि सेक्शन नंबर 13 जो होगा किसी भी व्यक्ति के होते हुए भी नाबालिग के मामले में कानूनी रूप से जो जब भी जो सेक्शन के अकॉर्डिंग आदेश होगा वह सब सेक्शन 2 के अंतर्गत होगा। अगर किसी भी तरीके से व्यक्ति के रूप में नियुक्त उपलब्ध नहीं होता तो बोर्ड जो राष्ट्र के समाज कल्याण विभाग के निर्देश को मतलब यह जो बोर्ड के निर्देश को उस बोर्ड के निर्देश को बोर्ड की स्थिति के अकॉर्डिंग कंप्लीटली उसे मानसिक बीमारी से ग्रसित नाबालिग के निहित प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि के निरंतर परिणाम बोर्ड नाबालिग रोग के ग्रस्त व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को